हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रशासनिक विधि या प्रशासकीय विधि बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रदत्त विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो यूनिट 5th के अंतर्गत है। आपके बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट 5th से प्रदत्त विधायन पढ़ाने जा रहा हूं। प्रदत्त विधायन होता क्या है, इस वीडियो में हम आज समझेंगे। प्रदत्त विधायन को हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम प्रत्यायोजित विधायन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यायोजित विधायन, प्रत्यायोजित विधि या प्रत्यायोजित विधायन, या फिर इसको हम प्रतिनिहित विधायन के नाम से जानते हैं। प्रतिनिहित विधायन, या फिर हम इसको अधीनस्थ विधायन के नाम से जानते हैं। अधीनस्थ विधायन के नाम से जानते हैं। प्रदत्त विधायन को कई नामों से जानते हैं, प्रत्यायोजित, प्रतिनिहित, अधीनस्थ। जैसा कि प्रदत्त विधायन, प्रदत्त का मतलब होता है प्रदत्त या प्रत्यायोजित का अर्थ होता है कि अपने अधिकारों को दूसरे में ट्रांसफर करना, अपने अधिकारों को या अपनी शक्तियों को दूसरों में हस्तांतरित करना। शक्तियों का हस्तांतरण यह कहलाता है हस्तांतरण। शक्तियों का हस्तांतरण यह कहलाता है प्रदत्त। और विधायन का तात्पर्य होता है विधि बनाने की शक्ति। विधायन का मतलब होता है विधि निर्माण करने की शक्ति, विधि निर्माण करना। प्रदत्त विधायन यानी कि जब विधि निर्माण करने की शक्ति किसी दूसरे संस्था में हस्तांतरित कर दी जाती है तो उसी प्रक्रिया को हम प्रदत्त विधायन कहते हैं, या प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं, या या इसको व्यवस्थापन भी कहते हैं। व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रत्यायोजित व्यवस्थापन या अधीनस्थ व्यवस्थापन या प्रतिनिहित व्यवस्थापन, तो इसको हम व्यवस्थापन भी कहते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। जैसे जो शासन की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को 3 अंगों में विभाजित कर दिया जाता है। सभी देशों में सरकार के 3 अंग हैं। सभी देशों में सरकार के 3 अंग हैं और सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। ये 3 अंग सरकार के होते हैं, किसी भी देश में हो। हर देशों में जो शासन चलाया जाता है यह 3 ही अंगों के द्वारा चलाया जाता है। कार्यपालिका का कार्य होता है प्रशासन करना, व्यवस्थापिका का कार्य होता है विधि निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना, किसी भी प्रकार की न्याय करना, चाहे वह संघ और राज्य के बीच विवाद हो या फिर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विवाद हो। सभी प्रकार के विवादों का निस्तारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये जो व्यवस्थापिका होती है, हर देश की व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कहते हैं, अपने देश में ले लें, अपने देश में संसद कहते हैं, ब्रिटेन में भी संसद कहते हैं, अमेरिका में हम कांग्रेस कहते हैं, चीन में हम जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, और इसी तरह से विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से संसद को पुकारा जाता है। तो संसद का कार्य होता है विधि निर्माण करना। संसद का कार्य होता है विधि निर्माण करना। यह केवल विधि का निर्माण करती है और विधियों के माध्यम से यह कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करती है। कार्यपालिका के ऊपर यह क्या करती है? कंट्रोल करती है। कार्यपालिका का कार्य होता है प्रशासन करना, अपने देश का शासन करना, संचालन करना।
तो इस तरह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अलग अलग कार्य हैं। जैसा कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था दी गई है और इस तरह से शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था करीब करीब अधिकांश देशों में दी गई है, यानी कि किसी न किसी रूप में अधिकांश देशों में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है। यानी कि सरकार के तीनों अंगों के द्वारा विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रशासन करती है, व्यवस्थापिका या संसद विधि बनाती है, न्यायपालिका न्याय करती है। इस तरह से सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो जैसा कि संसद विधि निर्माण करती है और इसी विधि यह 2/3 बहुमत से जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो वह विधि बन जाती है, कानून बन जाती है। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि जब संसद विधि बनाती है तो संसद विधि निर्माण करने की शक्तियां दूसरे को हस्तांतरित क्यों करती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? संसद जब अपने विधि निर्माण करने की शक्ति कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है, तो उसी प्रक्रिया को हम प्रदत्त विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रदत्त विधान कहते हैं। तो जब ये संसद अपनी विधि निर्माण करने की कुछ शक्तियों का हस्तांतरण कार्यपालिका में कर देती है तो कार्यपालिका उस विषय पर कानून का निर्माण करती है, और जब उस विषय पर कानून का निर्माण करती है तो संसद की जो प्रत्यायोजित विधान समिति होती है, प्रत्यायोजित विधान समिति उस कानून का सर्वेक्षण करती है, परीक्षण करती है, उसके पश्चात उसका अनुमोदन संसद के द्वारा कर दिया जाता है। तो यह प्रदत्त व्यवस्थापन है। अब ये जो कार्यपालिका होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है यह अस्थायी कार्यपालिका अस्थायी होती है। इसमें अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, या जिसको हम कहते हैं नौकरशाह होते हैं। इसमें नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जाती है? ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही चलाई जाती है। डीएम के द्वारा चलाई जाती है, एसडीएम के द्वारा चलाई जाती है, सचिव के द्वारा, यानी कि आईएएस और पीसीएस स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं यही सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। किसके अधीन संचालित करते हैं? मंत्रियों के अधीन संचालित करते हैं, सरकार के अधीन संचालित करते हैं, और यह सरकार के अधीन रहते हैं, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। सरकार तो समय समय पर बदलती रहती है, हर 5 वर्ष के पश्चात सरकार चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये जो नौकरशाह होते हैं, ये नौकरशाह बदलते नहीं। ये तो 60 साल तक, 62 साल तक, 65 साल तक, किसी देश में 70 साल तक कार्य करते रहते हैं। तो ये अस्थायी होते हैं। तो जब अस्थायी होते हैं तो इनको पर्याप्त अनुभव होता है, शासन का, प्रशासन का पर्याप्त अनुभव होता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार कार्य किए जाएं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार विधियां बनाई जाए, यह इनको पर्याप्त अनुभव होता है। इनको पर्याप्त अनुभव होता है, प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव होता है, और प्रशासनिक कार्यों की जटिलताओं को ये समझते हैं। प्रशासनिक कार्यों के जटिलताओं को ये समझते हैं, जटिलताओं से परिचित होते हैं, और साथ ही साथ यह विभिन्न तकनीकी समस्याओं से भी अवगत होते हैं। नेता अवगत नहीं होते हैं। कौन अवगत होता है? जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह अवगत होते हैं। तो ये जो संसद होती है यह तो हमेशा बैठती नहीं है, मतलब इसका अधिवेशन हमेशा होता नहीं है। साल में 2 बार होता है या साल में 1 बार होता है, किसी देश में 1 बार होता है, किसी देश में साल में 2 बार होता है। तो और ये जो संसद के जो नेता होते हैं या सांसद जिसको हम कहते हैं, यह अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत अनुभवी नहीं होते हैं। इनमें किस कमी होती है? संसद के सदस्यों में कमी होती है। किसकी कमी होती है? अनुभव की कमी होती है, योग्यता की कमी होती है। इनके अंतर्गत यह तकनीकी की कमी होती है, यह विधि के जानकार नहीं होते हैं, विधि बनाने की क्षमता का अभाव होता है इनके अंतर्गत। तो इस तरह से विभिन्न कमियां इन सांसदों में देखी जाती है। हम देखते हैं कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सांसद हो सकता है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, बस उसकी योग्यता क्या होती है? 25 साल का। तो 25 साल का कोई भी व्यक्ति है वह संसद का चुनाव लड़ सकता है, और 30 साल का राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो संसद के जो सदस्य होते हैं वह अनुभवहीन होते हैं, योग्यताहीन होते हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे सदस्य ऐसा होते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं। अधिकांश सदस्य योग्यताहीन होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, कम उम्र के होते हैं, प्रशासनिक दक्षता का अभाव होता है, प्रशासनिक कुशलता का अभाव होता है, और इन्हीं के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं। तो संसद में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं
इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो संसद होती है वह अपनी शक्तियों का हस्तांतरण किसको कर देती है? अपनी शक्तियों का हस्तांतरण किसको कर देती है? कार्यपालिका में कर देती है। और कार्यपालिका में कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रीगण होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण होते हैं। और यह प्रधानमंत्री और मंत्रीगण अब विधियों पर कार्य करते हैं और इनकी सहायता कौन करता है? ये अस्थायी कार्यपालिका करती है, यानी कि सचिव करते हैं। जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, यह आईएएस और इनके सचिव ही करते हैं। क्योंकि आईएएस लेवल के जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी तकनीकी समस्याओं से परिचित होते हैं, समाज के विभिन्न समस्याओं से परिचित होते हैं, राजनीति, राज्य और देश की समस्याओं से परिचित होते हैं, किस प्रकार के कानून बनाने चाहिए, कौन सा कानून उपयोगी होगा, इन सारी समस्याओं से परिचित होते हैं। तो इसलिए ये जो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका का सहारा लेकर विधि का निर्माण करती है। जब विधि का निर्माण कर लेती है तो उन विधियों को फिर कहाँ भेज दिया जाता है? संसद में फिर भेज दिया जाता है। संसद की प्रत्यायोजित विधान समिति में भेज दिया जाता है। एक समिति होती है प्रत्यायोजित विधान समिति, समिति में भेज दिया जाता है। समिति में फिर उस विधियों का समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद वह प्रस्ताव पारित कर देती है और विधि जो है मान्य हो जाती है, विधियां मान्य हो जाती है। तो प्रत्यायोजित विधान के द्वारा बनाई गई विधियों का प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का प्रभाव होता है। जैसे कि अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में शब्द दिया गया है कि जो भी विधियां बनाई जाएंगी सबका प्रभाव, यानी कि किसी भी कमीशन के द्वारा, किसी भी मंडल के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, सरकारी संस्था के द्वारा जो विधियां बनाई जाएंगी सबका प्रभाव कैसा होगा? संसद के अधिनियमों के अनुसार ही होगा, संसदीय विधि के अंतर्गत ही होगा। क्योंकि संसद जो कार्य सौंपती है किसी कार्यपालिका को, जब संसद किसी कार्यपालिका को कार्य सौंपती है तो वह संसदीय नियमों के अधीन ही सौंपती है। वह संसदीय नियमों के अधीन ही अपने कार्यों को सौंपती है, विधि बनाने के लिए सौंपती है। तो इस तरह से यह विधि बनाकर यह समाज में लागू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान की संकल्पना सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू होती है। प्रत्यायोजित विधान की संकल्पना जो होती है वह ब्रिटेन में शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, जब लोक कल्याणकारी राज्य का दायरा बढ़ने लगता है, यानी कि राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य का रूप विकसित कर लिया या ले लिया, लोक कल्याणकारी राज्य का रूप ले लिया। तो समाज में अनेक प्रकार के विधियों की जरूरत होती है और संसद के पास इतना समय नहीं होता था कि वह हर क्षेत्रों में विधियां बनाए। संसद के सदस्य या संसद हर क्षेत्रों की जानकारी, संसद के पास हर क्षेत्रों की जानकारी नहीं होती है और इतने विषय हो गए हैं कि संसद को कानून बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी बोझ का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि संसद को कानून बनाने में काफ़ी समय लगता है और संसद के ऊपर कार्यों का भार या विधि बनाने का भार काफ़ी बढ़ जाता है। कानूनों को शीघ्र लागू करने के लिए संसद के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन का रूप अपनाया जाता है और इन्हीं प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता है। चूँकि संसद के पास इतना समय नहीं रहता है, समय का अभाव रहता है, तकनीकी समस्याओं का अभाव रहता है, जो सामाजिक जटिलताएं रहती हैं उन सामाजिक जटिलताओं का अभाव रहता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए, जटिलताओं का अभाव रहता है, सारी समस्याओं को देखते हुए संसद ने अपन कुछ शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ इन्होंने नहीं सौंपी है, सारी शक्तियाँ ये नहीं सौंपती है, कुछ शक्तियाँ संसदीय अधिनियमों के अधीन वह कार्यपालिका में ट्रांसफर कर देती है और कार्यपालिका को विधि बनाने का कार्य दे देती है। कार्यपालिका अपने अस्थायी कार्यपालिका की सहायता से वह या अपने सचिवों के सहायता से, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से वह विधि का निर्माण करती है। आइए देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की परिभाषाएं कि प्रदत्त व्यवस्थापन की परिभाषा क्या है। जैसे कि सेसिल कार कहते हैं, सेसिल कार महोदय का कहना है कि वैधानिक सत्ता द्वारा उद्देश्य प्राप्ति हेतु अधीनस्थ निकाय को सौंपी गई विधि निर्माण करने की विधि सम्मत व्यवस्था ही प्रत्यायोजित विधि है। सेसिल कार महोदय क्या कहते हैं कि वैधानिक सत्ता द्वारा उद्देश्य प्राप्ति हेतु अधीनस्थ निकाय को सौंपी गई विधि निर्माण की विधि सम्मत व्यवस्था ही प्रत्यायोजित विधान है। वहीं भारद्वाज महोदय का कहना है, भारद्वाज महोदय का कहना है व्यवस्थापिका के अधिनियमों के अंतर्गत कार्यपालिका या उसके अंग द्वारा
निर्मित उपविधि ही प्रत्यायोजित विधि है। निर्मित उपविधि ही प्रत्यायोजित विधि है। यह शक्ति स्वयं व्यवस्थापिका प्रदान करती है। दोनों मोर समिति के अनुसार, दोनों मोर समिति, दोनों मोर समिति, दोनों मोर समिति के अनुसार, दोनों मोर समिति के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापन का अभिप्राय एक अधीनस्थ अधिकारी तथा मंत्री द्वारा उसे संसद द्वारा दी गई कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग हो सकता है। यानी कि प्रदत्त व्यवस्थापन का अभिप्राय क्या है? एक अधीनस्थ अधिकारी जैसे कि मंत्री और मंत्रियों को कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करना, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। मंत्रियों को कानून निर्माण करने की शक्ति संसद द्वारा प्रदान किया जाना ही प्रदत्त व्यवस्थापन है। वहीं डॉक्टर एम.पी. शर्मा कहते हैं, डॉक्टर एम.पी. शर्मा महोदय का कहना है, डॉक्टर एम.पी. शर्मा का कहना है प्रदत्त व्यवस्थापन का आशय है कार्यपालिका द्वारा उपविधायन का कार्य करना। उपविधायन, उपविधायन, यह उपविधायन क्या है? उपविधायन, जैसा कि विधायन का कार्य तो संसद करती है, लेकिन जब कोई दूसरी संस्था फिर से विधि बनाती है, इसके अधीन रहकर विधि बनाती है, तो उस विधियों को हम उपविधायन कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम उपविधायन कहते हैं। तो डॉक्टर एम.पी. शर्मा के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापन का आशय है कार्यपालिका द्वारा उपविधायन का कार्य करना। प्रदत्त व्यवस्थापन इसी प्रक्रिया का परिणाम है। किस प्रक्रिया का? कार्यपालिका द्वारा उपविधायन का कार्य करना। वही कार्य क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन। वही कार्य प्रदत्त व्यवस्थापन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो प्रदत्त व्यवस्थापन की परिभाषा दी है, उसके द्वारा क्या है कि कार्यपालिका द्वारा विधायन का कार्य करना ही प्रदत्त व्यवस्थापन है। क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि संसद के पास इतना समय नहीं होता है, अनुभव की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, योग्यता की कमी होती है, इसलिए वह मूल विधियां बना देती है, वह मूल विधि बना देती है। लेकिन उन विधियों में विभिन्न विधियां ऐसी होती हैं जो कि उसके समझ के बाहर होती है, वह कार्यपालिका को सौंप देती है। मूल विधियों के अधीन विधि बनाने का कार्य किसको सौंप देती है? कार्यपालिका को सौंप देती है। और कार्यपालिका अपने विधि विशेषज्ञों के द्वारा विधि का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई कानून बनाना हो तो आम संसद क्या बनाएगा? कानून, एक संसद कानून क्या बनाएगा? यानी कि सांसद कैसे कानून बनाएंगे? उनको तकनीकी मामलों की जानकारी होती नहीं है, अनुभव की कमी होती है। इसी तरह से परमाणु के क्षेत्र में और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में जब विधियों का निर्माण किया जाता है तो केवल संसद के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी विधि विशेषज्ञ होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उस क्षेत्र के जानकार होते हैं। जैसे तकनीकी क्षेत्र के जानकार होंगे, तकनीकी मामलों में कानून बनाना है तो तकनीकी जानकारों का, तकनीकी विशेषज्ञों का सहारा लिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र, और इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में कानून बनाना होगा तो चिकित्सा विशेषज्ञ का सहारा लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाना होता है तो शिक्षाविदों का सहारा लिया जाता है। यानी केवल संसद कानून नहीं बनाती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उन विशेषज्ञों की एक समिति होती है, उसी समितियों को सौंप दिया जाता है उस क्षेत्र में कानून निर्माण करना। और कानून निर्माण करके वह फिर सरकार को सौंप देते हैं, सरकार उसकी समीक्षा करके फिर उसको लागू कर सकती है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रत्यायोजित विधान की विशेषताएं। प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रत्यायोजित विधायन, प्रतिनिहित विधायन, अधीनस्थ विधायन की विशेषताएं क्या होती है? प्रतिनिहित विधायन, क्योंकि प्रतिनिहित विधायन इसलिए कहते हैं क्योंकि विधि निर्माण करने की शक्ति कार्यपालिका में निहित हो जाती है, कार्यपालिका में निहित होती है। वैसे विधि निर्माण करने की शक्ति निहित कहाँ होती है? संसद में होती है। और संसद जब अपनी शक्तियों को किसी दूसरे में निहित कर देता है तो उसको प्रतिनिहित बोलते हैं। तो जब कार्यपालिका में प्रतिनिहित हो जाती है तो प्रतिनिहित विधायन कहा जाता है।
अधीनस्थ विधायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसद के अधीन ऐसी संस्था होती है, वही संस्था विधि बनाती है। संसद नहीं बनाती, संसद स्वयं विधियां नहीं बनाती है, बल्कि कुछ विधियों का ट्रांसफर वह अपने अधीन संस्था में कर देती है। जैसे कार्यपालिका संसद के अधीन है, कार्यपालिका में कर देती है या किसी समिति में कर देती है, वही समिति संसद के अधीन रहकर संसदीय अधिनियमों के अधीन रहकर कार्य करती है। इसलिए उस विधि को हम या उस प्रक्रिया को अधीनस्थ विधायन कहते हैं। आइए देखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। संसद अपनी समस्त शक्ति का प्रदत्तीकरण नहीं करती है। संसद अपनी समस्त शक्ति का प्रदत्तीकरण नहीं करती है, केवल कुछ शक्तियों का प्रदत्तीकरण करती है। कुछ शक्तियों का प्रदत्तीकरण करती है। इसमें संसद की सभी शक्तियों का प्रदत्तीकरण नहीं होता, यानी कि सभी शक्तियां वह कार्यपालिका को नहीं सौंपती है। संसद तो विधि बनाती है, लेकिन जो जटिल विधियां होती है उन जटिल विधियों पर कानून बनाने की शक्ति वह कार्यपालिका को दे देती है, कार्यपालिका के ऊपर छोड़ देती है। तो संसद अपनी सभी शक्तियों का ट्रांसफर नहीं करती है, कुछ शक्तियों का ट्रांसफर करती है। बल्कि और हम इस तरह से कह सकते हैं कि संसद अपने कुछ अंश यानी विधि निर्माण करने की शक्ति का कुछ अंश वह कार्यपालिका में ट्रांसफर करती है। दूसरी विशेषता है कि संसद के द्वारा विधि निर्माण करने की शक्ति जिस संस्था को सौंपी जाती है, वही संस्था इसका उपयोग कर सकता है। वह फिर विधि निर्माण करने की शक्ति किसी दूसरे संस्था को नहीं दे सकती है, यानी कि दूसरे संस्था को दे नहीं सकती है। कहने का आशय यह है कि जिस निकाय या अधिकारी को व्यवस्थापन का प्रदत्तीकरण किया जाता है, वह स्वयं इसका उपयोग करता है, अर्थात वह इसका प्रत्यायोजन किसी अन्य को नहीं कर सकता है। यानी कि कार्यपालिका विधि निर्माण करने की शक्ति किसी अन्य को नहीं दे सकती है, यानी कि कार्यपालिका, कहने का आशय यह है कि संसद या विधायन या विधानमंडल जिस संस्था को विधि निर्माण करने की शक्ति देती है, वही संस्था उस विधि निर्माण करने की शक्ति का उपयोग कर सकती है, दूसरी संस्था नहीं कर सकती है। वह अपनी शक्तियों का ट्रांसफर दूसरी संस्था को नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन है वह संसद के मूल विधियों के अधीन होना चाहिए। ऐसा न हो कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं वह संसद के मूल अधिनियमों के असंगत हो। तो इस प्रकार जो प्रदत्त व्यवस्थापन होता है वह संसदीय अधिनियमों के अनुकूल होना चाहिए। संसदीय अधिनियमों के यदि अनुकूल नहीं होता है तो वह विधियां अवैध मानी जाती हैं। दूसरा, नेक्स्ट इसकी चौथी विशेषताएं हैं कि यह जो संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है या कार्यपालिका के द्वारा विधि बनाई जाती है, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। न्यायिक समीक्षा के अधीन इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है। जैसे कि संसद जो विधि बनाती है तो न्यायपालिका विधियों की समीक्षा कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा वह विधियों को अवैध घोषित कर सकती है। यदि वह विधि संविधान का उल्लंघन करते हों या संविधान के अनुकूल नहीं हो तो ऐसे विधियों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह से प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं वह यदि संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हों, संसदीय विधि का उल्लंघन करते हों, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हों, जनता के ऊपर निरंकुशता आरोपित करते हों, तो ऐसी विधियों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो इस तरह से प्रत्यायोजित विधान जो होता है वह न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन होता है। प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है पांचवी विशेषता हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यायोजित विधि होती है उसमें पद्धतिकरण के उद्देश्य, उसकी सीमाएं आदि का स्पष्टीकरण होता है। यानी कि प्रदत्त व्यवस्थापन सीमाओं के अधीन रहकर ही हो सकता है।
सीमाओं के अधीन रहकर ही प्रदत्त व्यवस्थापन से विधियां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि संसद ने उसकी सीमाएं निश्चित कर दी, संसद के द्वारा सीमाएं निश्चित कर दी होती हैं, उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए होते हैं, सब कुछ स्पष्ट होता है। उसी सीमा में रहकर उसी सीमा में रहकर कार्यपालिका के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं। छठी विशेषता है कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं वह मूल विधि के अनुरूप होनी चाहिए, मूल विधि के अनुरूप होनी चाहिए या मूल विधि के संगत होनी चाहिए, मूल विधि के संगत होनी चाहिए। यानी कि जो संसद में मूल विधियां बनाई जाती हैं तो मूल विधियों के संगत ही प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा बनाई गई विधियां होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी वही शक्ति होती है जो मूल संसदीय विधि की होती है, इसकी वही शक्ति होती है जो मूल संसदीय विधि की होती है। अब आइए देखते हैं प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता क्या होती है। इसकी आवश्यकता पर एक नज़र डालते हैं। प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता क्या होती है, प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता क्या होती है या प्रदत्त व्यवस्थापन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि संसद के पास कार्य का बोझ होता है, संसद के पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए वह अपनी कुछ शक्तियों को कार्यपालिका को सौंप देती है। तो जो प्रदत्त विधायन का जो इतिहास है वह ब्रिटेन में काफ़ी पुराना है। हम इसको 1833 से ही देख सकते हैं और 1932 से हम प्रबल मात्रा में प्रदत्त विधायन के द्वारा बनाए गए विधियों की संख्या को देख सकते हैं ब्रिटेन में। क्योंकि ब्रिटेन में जब संसद का अधिवेशन नहीं होता था तो सपरिषद आदेश जारी होता था और सपरिषद आदेश के द्वारा प्रीवी परिषद इसका अनुमोदन कर देती थी और वह कानून लागू हो जाता था। लेकिन अब 1932 के पश्चात यानी कि 18वीं शताब्दी के पश्चात जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है और सभी देशों ने लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं तो संसद या प्रशासनिक कार्यों का दायरा बढ़ जाता है। प्रशासनिक कार्यों का दायरा बढ़ जाने से संसद में विधि बनाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जल्दी जल्दी विधियां बनाई नहीं जा सकती हैं। इसलिए विधियों को शीघ्र बनाने के लिए प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि संसद के ऊपर कार्यों का बोझ होता है, संसद के ऊपर कार्यों का बोझ, मतलब यहाँ है विधि बनाने की शक्ति का बोझ होता है। संसद में विधियां बनाई जाती हैं, विधि बनाने के लिए संसद जैसी संस्था का ही अस्तित्व हुआ है। तो संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और जैसा कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वर्तमान समय में हर देश में लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई गई हैं और लोकतांत्रिक पद्धति में सभी लोगों को बोलने का अधिकार मिलता है, सबको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं वह विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन इतनी समस्याएं होती हैं, इतनी विधियां होती हैं कि उन विधियों पर कानून बनाने उन विधियों पर चर्चा करते करते ही संसद का समय बीत जाता है। चर्चा करते करते ही, बहस करते करते ही समय बीत जाता है और विधियां पारित नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि हम अगर ऐतिहासिक तथ्यों को उठा लें तो देखते हैं कि जो 10 साल से संसद में पड़ी हुई है विधियां, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। जैसे कि महिला आरक्षण बिल 33% जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के संबंध में 33% का आरक्षण संबंधी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में लाया गया है, तो आज तक वह पारित नहीं किया गया है। करीब 20 साल हो गया लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया है। इस तरह से अनेक प्रकार की ऐसी विधियां हैं जो संसद में अभी भी पेंडिंग अवस्था में पड़ी हुई हैं, अभी पारित नहीं हो पाई है। लेकिन जब वही विधि निर्माण करने की शक्ति कार्यपालिका को मिल जाती है तो कार्यपालिका अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने सचिवों के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से जल्दी से विधियां बना लेता है। उस विधियों पर निर्माण करने में शीघ्रतापूर्वक विधि का निर्माण कर लेता है और वह विधियां फिर संसद के समितियों के द्वारा पारित हो जाता है, वह फिर लागू हो जाता है। तो इस तरह से संसद के ऊपर विधियों का बोझ होता है, विधि निर्माण करने का बोझ होता है। और जब विधि निर्माण करने का बोझ होता है तो वह आपात स्थिति में या तत्काल स्थिति में कोई भी विधि बना नहीं सकती है। दूसरा कारण है शासन की जटिलताएं।
शासन की जटिलताएं। शासन की समस्याएं दिन प्रति बढ़ती जा रही हैं। शासन की जटिलताएं दिन प्रति बढ़ती जा रही हैं और शासन की समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि उनको प्रशासनिक अधिकारी ही समझ सकता है, एक नेता नहीं समझ सकता है। तो उन समस्याओं का निराकरण कौन कर सकता है? प्रशासनिक अधिकारी ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है, उसके पास योग्यता होता है, उसके पास शासन की जटिलताओं को समझने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, इसलिए वही जल्दी से निराकरण कर सकता है, नेता नहीं कर सकते हैं। तो जटिल होती आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के नियमन के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का व्यवस्थापिका के पास अभाव होता है। तकनीकी ज्ञान का व्यवस्थापिका के पास अभाव होता है, इसलिए व्यवस्थापिका विधि बनाने में असक्षम होती है। तीसरा, विधि निर्माण करने में विलंब। विधि निर्माण में विलंब। संसद में विधि निर्माण करने में विलंब होता है। विधि निर्माण करने का विलंब होता है। विधि निर्माण करने में विलंब क्यों होता है? क्योंकि संसद में एक साल में 2 अधिवेशन होता है और 6 महीने का अंतर होता है। जब वह प्रथम सत्र में कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक लाया जाता है, तो वह द्वितीय सत्र में उस विधेयक पर बहस होती ही रहती है। द्वितीय सत्र में भी विधेयक पर वह बहस होती ही रहती है और शायद ही पारित हो पाता है, शायद ही सहमति बन पाती है। तो इस तरह से कई साल लग जाते हैं। एक विधेयक को पारित करने में कई साल लग जाते हैं। तो निर्माण करने में संसद के पास संसद के द्वारा जो विधि निर्माण किया जाता है उसमें काफ़ी विलंब होता है। तो विधि निर्माण को शीघ्रता से करने के लिए प्रदत्त व्यवस्थापन का उपयोग किया जाता है। चौथा, आपातकाल से सामना करने के लिए आपातकाल से सामना करने के लिए हम देखते हैं कि आपातकाल में संसद की बैठक होती नहीं है। संसद की बैठक तो 6 महीने बाद होती है। तो यदि कभी आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि विदेशों से युद्ध की आशंका उत्पन्न हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस तत्काल समस्याओं से निपटने के लिए अब हम संसद का मुंह नहीं देखेंगे, बल्कि उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। त्वरित कानून की आवश्यकता होती है। त्वरित कानून की आवश्यकता होती है। तो यह त्वरित कानून की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा पूरी की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि 2020 में कोरोना का समय आता है, कोविड-19 का समय आता है और यह 2022 तक चलता है। ऐसे में सरकार के पास पूरा अधिकार होता है, सरकार यानी कि कार्यपालिका के पास पूरा अधिकार होता है, पूरा दायित्व होता है, उसके पास कर्तव्य होते हैं कि वह संकट काल का सामना करने के लिए कोई भी विधियां बना दे जो संविधान के अधीन हो। संविधान के अधीन वह कोई भी विधि बना सकती है और उस विधियों का प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि का होता है। हम देखते हैं कि कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की विधियाँ बनाई गई। शासन के जटिलताओं से निपटने के लिए, समाज से निपटने के लिए, सबकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाए गए, विभिन्न कानून बनाए गए और उन कानूनों का पालन अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कराया गया। तो इस तरह से आपातकाल से निपटने के लिए ये त्वरित कानून की जरूरत होती है। यह त्वरित कानून कार्यपालिका के द्वारा या प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। आइए अब चलते हैं प्रत्यायोजित विधायन के लाभ। आइए प्रत्यायोजित विधान के लाभों को देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ यह होता है कि संसद के कार्यभार को कम करना। प्रत्यायोजित विधायन के द्वारा संसद के कार्यभार को कम किया जाता है। व्यवस्थापिका के ऊपर विधि निर्माण करने का दायित्व या बोझ बहुत अधिक होता है और उन बोझों को कम करने के लिए, उनके दायित्व को कम करने के लिए हमें प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। इससे यह लाभ होता है कि संसद के कार्यभार कम हो जाते हैं। विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना, क्योंकि संसद के जो नेता होते हैं इतने विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इतने तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, विविध क्षेत्रों में उनको ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की कमी होती है। इसलिए विविध क्षेत्रों में ज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और जब जिस क्षेत्र में कानून बनाया जाता है उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का सेवा ली जाती है, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं और उन विशेषज्ञों को विधि निर्माण करने की समिति में स्थान दिया जाता है। जैसे कि चिकित्सा संबंधी विधि बनानी हो तो एक चिकित्सक को उसमें स्थान दिया जाएगा, तकनीकी संबंधी विधि बनानी हो तो उसमें एक इंजीनियर को स्थान दिया जाएगा, शैक्षिक समस्याओं को
शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए कोई विधियाँ बनानी हो तो किसी शिक्षाविद को उसमें रखा जाएगा। तो इस तरह से इसमें विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह से इसमें प्रदत्त विधान के अंतर्गत विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार लोचशीलता प्रदत्त व्यवस्थापन का एक लाभ होता है कि इसमें परिस्थितियों के अनुसार लोचशीलता आती है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। प्रत्यायोजित विधि को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, यानी कि जहां संसद के लिए समय व श्रम साध्य होता है, जहां संसद के लिए समय नहीं होता है, श्रम की कमी होती है या साधन कम होते हैं, वहीं पर कार्यपालिका के लिए यह अधिक उपयोगी होता है कि वह त्वरित निदान कर दे, यानी कि विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए वह त्वरित विधि का निर्माण कर देती है। आपातकाल में उपयोगी प्रदत्त व्यवस्थापन आपातकाल में उपयोगी होता है। आपात या आकस्मिक अवस्थाओं से, जैसे युद्ध की समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, प्राकृतिक आपदा की समस्या या कोरोना जैसे महामारी की समस्या, इन सबसे निपटने के लिए तत्काल निर्णय क्या है? प्रत्यायोजित विधि है। ये प्रत्यायोजित विधि की तत्काल आवश्यकता होती है और प्रत्यायोजित विधि के द्वारा हम विभिन्न समस्याओं को दूर कर पाते हैं, प्राकृतिक आपदा को दूर कर पाते हैं या फिर मानव जनित आपदाओं को दूर कर सकते हैं। और प्रत्यायोजित विधि के माध्यम से ही कार्यपालिका इन सभी कार्यों को पूरा करती है। प्रभावितों से परामर्श, क्योंकि विधि निर्माण करने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास होती है, लेकिन व्यवस्थापिका लोगों से कंसल्ट नहीं कर पाती है, जनता से समर्थन नहीं ले पाती है, प्रभावितों से परामर्श नहीं कर पाती है। वहीं पर प्रदत्त व्यवस्थापन के जरिए जो प्रदत्त व्यवस्थापन की कमेटी होती है, यानी कि कार्यपालिका जो होती है, वह प्रभावितों से परामर्श करके विधि निर्माण कर लेती है। कार्यपालिका के लिए यह आसान होता है और इससे विधि अधिक लोकतांत्रिक हो जाती है कि वह विभिन्न लोगों से परामर्श करके उनके अनुरूप विधि का निर्माण करे। कार्यपालिका की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चूंकि प्रशासन करना किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है। तो कार्यपालिका अपनी कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप विधियों का निर्माण करती है। विधियों का निर्माण करके प्रशासन का कार्य संचालित करती है और प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाने में सफल सिद्ध होती है। तो कार्यपालिका हमेशा संसद की तरफ नहीं देखती है कि संसद विधियां बनाए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार कार्यपालिका स्वयं विधि बना लेती है और विधियों को लागू कर देती है। तो कार्यपालिका के लिए यह आसान हो जाता है, प्रशासन करने के लिए आसान हो जाता है प्रदत्त व्यवस्थापन। इस वीडियो में मैंने आपको प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रत्यायोजित विधान या प्रतिनिहित विधान या अधीनस्थ विधान के बारे में बताया। अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रत्यायोजन की आवश्यकता, प्रत्यायोजन के लाभों से परिचित कराया। इस वीडियो में जितना कंटेंट आपको दे रहा हूं, इतना कंटेंट आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है। वैसे प्रत्यायोजित विधान में तो अभी और है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। क्योंकि परीक्षाएं अब नज़दीक हैं, दिसंबर में होने वाली हैं, इसलिए मुझे सिलेबस को पूरा करना है। तो इसलिए मैं आपके परीक्षा से संबंधित ही केवल कंटेंट दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।